चलो कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट SQC1। उसका पूरा हम लोग ने चार्ट हम लोग ने नोट डाउन कर लिया था पूरा SQC1 का, याद है क्या आप लोगों को? ओके, अभी जो है हम लोग को ये पूरा स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 जो है इसको समझना है। क्या है ये ध्यान से समझो पहले तो, एकदम आराम से। देखो भाई, क्या है ना, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। कौन है अपन? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और अपन जो है वो काम कर रहे हैं, और अपना जो काम है वो जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि अपना जो काम है वो अच्छे क्वालिटी का हो। कैसा हो? अच्छे क्वालिटी का हो, क्योंकि उसके ऊपर वो लोग भरोसा रख के अपने डिसीजंस ले रहे हैं। तो इसीलिए अपना काम अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आया क्या? SQC1। बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कोई भी काम कर, ऑडिट, रिव्यू, कोई भी काम कर, तो क्या करना? तो क्वालिटी मेंटेन करना। तो इसके लिए गाइडेंस देने के लिए अपने पास आया क्या? SQC1, जो कहता है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, सुनना एकदम अच्छे से, और जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो नोट करना। ये उनको बोल रहे हैं यहां रुक के मत बातें करो। तो क्या होता है ना, SQC1 बोलता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कीजिए, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाइए। क्या इंप्लीमेंट कीजिए? पॉलिसी। तुम लोग उसको फील करो। देखो, जो चार्ट बनाना था वो बना लिया, अभी ये पूरा है ना इमेजिन करने वाला खेल है ये। जितना बढ़िया इमेजिन करोगे उतना अच्छे से वो याद भी होएगा। क्या है, आप समझो कि SQC1 आया, मान लो मैं SQC1 हूं। मैं कौन हूं? मैं हर्षद सर नहीं। कौन हूं मैं? SQC1। और तुम लोग CS हो। तो तुम कोई भी काम करो, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि सुनो, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुमने कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स लगाने हैं, जिससे हम एम करेंगे कि क्वालिटेटिव वर्क हो। यह समझा गया आपको? यस सर। तो अब अगर आप बोल रहे हो कि यस सर क्वालिटी काम करेंगे, तो अब ऐसी बात होती है कि सर काम तो कर लेंगे, बट क्या पॉलिसीज प्रोसीजर्स लगाएंगे, कैसे करेंगे उसको? तो मैं बोलता हूं कि देखो, तुमने क्या लगाना है? एक सिस्टम। किसके लिए? क्वालिटी के लिए। बराबर है कि नहीं? कि क्वालिटी के लिए तुमने एक सिस्टम लगाना चाहिए। तो वो सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे वो मैं बताऊंगा। मैं कौन हूं? जब भी मैं बोलूंगा ना मैं बताऊंगा, तो SQC1। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप लोगों ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम लगाना है। वो सिस्टम में क्या क्या बातें आएगी, तो उसको कहेंगे एलिमेंट्स। नाउ आई विल टेल यू कि देयर शुड बी सम एलिमेंट्स, बराबर है, ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल। क्लियर एकदम? तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक सिस्टम चाहिए, उस सिस्टम में क्या क्या आएगा उसको बोलेंगे अपन एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वेश्चन समझ में आया क्या? उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सबसे पहले आप एंगेजमेंट पार्टनर हो। कौन हो आप? एंगेजमेंट पार्टनर हो आप, आपके फर्म के लीडर हो आप। तो सबसे पहले आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी मैं बताऊंगा आपको। फिर वो होने के बाद आप और आपकी जो एंगेजमेंट टीम है उन्होंने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। अभी एथिकल रिक्वायरमेंट्स कौन से? ऐसे भूलने का नहीं। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। सो हैव टू फॉलो दोज एथिकल रिक्वायरमेंट्स। भाई समझना, जब तू ईमानदारी के साथ काम करेगा, निष्पक्ष होकर काम करेगा, ऑब्जेक्टिविटी, बराबर है, उसके बाद अगर तू कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, ये सब अगर तू मेंटेन करेगा वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स, तो क्वालिटी क्या बढ़िया होगी। सही है ना एकदम? तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यू मेंटेन दोज एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो। लाइक सही है, ओके सर। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल दी, आप और आपकी टीम के लोगों ने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। फिर अब आपके पास क्लाइंट चल के आएगा, बोलेगा सर
हम आपको एक एंगेजमेंट ऑफर कर रहे हैं, क्या आप वो एंगेजमेंट एग्जीक्यूट करना पसंद करोगे? क्या आप हमारे लिए वो काम करोगे? तो आप एकदम ऐसा डेस्परेट हो के हाँ 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 हम कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपने पहले क्या करना चाहिए? इवैल्यूएट करना चाहिए कि हम यहां पे अच्छे से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बराबर कि नहीं? वो सारी बातें सोचनी है। तो एक्सेप्टेंस के लिए या ऑलरेडी एक्सेप्टेड वर्क को कंटिन्यू करने के लिए आपके लिए कुछ गाइडेंस मैं दूंगा। मैं कौन हूं? तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। सो पहले आपको क्या बोला? पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, लीडरशिप। फिर आप और हमने मिलके, मतलब कौन? आप और आपकी एंगेजमेंट टीम, उन्होंने मिलके क्या करना चाहिए? एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना चाहिए। क्लियर एकदम? फिर उसके बाद क्लाइंट आता है तो तुरंत हाँ नहीं बोलना है, बराबर के नहीं? अपन ने कुछ बातें सोचनी है, फिर उसके बाद हाँ बोलना है। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, उसके लिए बात हो रही है। समझ में आया आपको? फिर वो एक्सेप्ट होने के बाद अब काम करने के लिए लोग चाहिए। किसी को भी थोड़ी ना काम पे लगा सकते हैं। उसमें क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, कमिटमेंट, बराबर के नहीं? कुछ खास बातें होनी चाहिए उसमें। तो वैसे लोगों को आपने ढूंढना है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस, बराबर है कि नहीं? सो अब ह्यूमन रिसोर्सेज आने के बाद अब वो तुम पूरा काम जो है वो परफॉर्म करोगे ना, यू विल एग्जीक्यूट द वर्क। सो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट वर्क, उसके ऊपर कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि हाउ दैट एंगेजमेंट शुड बी परफॉर्म्ड, बराबर है कि नहीं? और जब वो एंगेजमेंट परफॉर्म हो रहा है और ये सारी बातें जो हो रही है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए? मॉनिटरिंग होना चाहिए कि ये सारी बातें जो है जैसे हमने बोली थी वो हो रही है या नहीं हो रही है। तो हर एक कदम पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? आप कंट्रोल लगाइए, और फिर देखो आपको क्वालिटी मिले तो नहीं मिले तो, बराबर है? तो एक एक स्टेप पे बाय सीक्वेंस हम सब जगह क्या लगाएंगे? कंट्रोल लगाएंगे, एंड दैट विल इंश्योर अ क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट। तो ये गाइडलाइंस अपने को दिया किसने है? SQC1 ने। अब बच्चों SQC1 अगर समझ में आ जाता है ना अच्छे से, इसके एलिमेंट्स तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे अपन, बट ध्यान में रखना है SA220 इज बेस्ड ऑन द लाइंस ऑफ SQC1 ओनली, ठीक है ना? तो वो इजी हो जाएगा अपने को। तो SA220 के लिए SQC1 पे बहुत जोर डालना जरूरी है। ओके ओके। सो यहां पे हमने क्या करना चाहिए? ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को हमने डॉक्यूमेंट करना चाहिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो हमने कम्युनिकेट करना चाहिए। क्लियर है? सो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूं मैं, ये पॉलिसीज प्रोसीजर्स कहां लग रही है? एक प्रैक्टिशनर के ऑफिस में या एक क्लाइंट के ऑफिस में? हाँ, ये क्लियर होना चाहिए। ये हमारे घर में बात हो रही है, क्लाइंट के यहां नहीं हो रहा कुछ भी। ये किधर हो रहा है? ये हमारे यहां हो रहा है। आर वी गुड? यस सर। सो ऐसे ये एलिमेंट्स में अभी अपन एक एक एलिमेंट को चुन चुन के स्टडी करेंगे, ठीक है? सबसे पहले SQC1 रिक्वायर्स, हर जगह आपको ये वर्ड कॉमन मिलेगा, एग्जाम में लिखने के लिए ध्यान में रखना। SQC1 रिक्वायर्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, बराबर? फर्म टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आप एथिकल रिक्वायरमेंट्स में भी देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है उसमें, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आगे आगे जाएंगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस में, वो क्या बोलता है? अ फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग शुड एक्वायर वाइटल इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है। फिर हम लोग आगे आगे जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। समझ में आ रहा है आपको? अरे ये पता होना चाहिए, यही चीजें हेल्प करती है एग्जाम में आंसर लिखने के लिए, ठीक है ना? उसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, द कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, और उसके लिए क्या प्रोसीजर्स है, एंड मॉनिटरिंग लास्ट में, द फर्म शुड इंश्योर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। दिख रहा है क्या आपको? ऐसा तो SQC1 ने ही ये सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अपने को दिए हैं बच्चों। ओके ओके। अभी फर्स्ट पॉइंट वो क्या कहता है? SQC1 states that the firm should establish policies and procedures designed to promote an internal culture. Designed to promote what?
बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए? एक कल्चर बनाना चाहिए। आपने क्या करना चाहिए? आपने एक कल्चर बनाना चाहिए, एक इंटरनल कल्चर, एक माहौल ऐसा कि भाई हमारे लिए क्वालिटी से बढ़कर कुछ नहीं है, क्वालिटी हमारे लिए अहम है, उसके बगैर हम काम ही नहीं करते। तो एक ऐसा माहौल, वर्क एटमॉस्फेयर जो हम लोग होते हैं ना, एनवायरमेंट, तो दैट शुड बी द वर्क एनवायरमेंट दैट द टीम मेंबर्स, द प्रिंसिपल, द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, राइट, द असिस्टेंट्स, सबको ऐसा भाई हमारे लिए क्वालिटी से बढ़कर कुछ नहीं है, ऐसा आपने एक वर्क कल्चर सेट करना चाहिए बाय एस्टैब्लिशिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आई बात समझ में? इन परफॉर्मिंग एंगेजमेंट such policies and procedures should require the firm's CEO or the firm's managing partner to assume what? The ultimate responsibility for the firm's system of quality control. तो पहले आप क्या कीजिए? ऑर्गेनाइजेशन में एक माहौल बनाइए कि क्वालिटी के बगैर तो काम ही नहीं होगा हमारा, और इसका जो जिम्मा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कौन उठाएगा? जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या जो मैनेजिंग पार्टनर है फर्म में का, जो पूरा काम काज संभालता है, उसने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। ही शुड अज्यूम दैट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सिर्फ ऐसे बोल के नहीं होता, दे शुड सेट एन एग्जाम्पल, बराबर के नहीं? द एग्जाम्पल सेट बाय द लीडरशिप encourages an inner culture that recognizes high quality audit work. They should set example. अच्छे से काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, खराब काम करोगे तो आप पनिश होंगे। सेट एन एग्जाम्पल। मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत टाइम पास करता था आर्टिकलशिप के दौरान। मेरी 3 साल की आर्टिकलशिप, सीपीटी से डायरेक्ट आर्टिकलशिप, मतलब 18 साल की उम्र में आई वॉज परफॉर्मिंग लेबर फॉर मियर 2000 रुपीज। समझो बात को, आइडिया कुछ भी नहीं। तो ऐसे केस में क्या हुआ, मैं ऑफिस से निकलता था, क्लाइंट प्लेस पे पहुंचता था, तो रोजाना यही शेड्यूल था। और जो सीए नहीं कर रहे दोस्त, आप तो समझ सकते हो, फोन आता उनका, भाई क्या कर रहा? हम जा रहे घूमने के लिए, आज सिंहगढ़ जा रहे, आज वो उधर जा रहे, आज महाबलेश्वर जा रहे, तू क्या कर रहा? भाई मैं तो ऑफिस में हूं। मौसम अच्छा हुआ नहीं, भाई चल रहा क्या? अरे भाई ऑफिस है। एक दिन है ना, बहुत मतलब ऐसा ये हो गया, खराब लगा कि क्या जिंदगी है भाई। तो ऑफिस से निकला, दोस्तों को बोला आज जाने, आज मैं आऊंगा। उधर क्लाइंट प्लेस पे बोला कि मैं ऑफिस में हूं, ऑफिस वालों को बोला मैं दोस्तों के साथ हूं। तो ऐसा एक दिन हो गया भाई, बहुत मजा आया था। दूसरे दिन भी करा, तीसरे दिन भी करा, बहुत फन, इतना फन पूछो मत। फिर बॉस लोग बहुत स्मार्ट होते एकदम, बहुत चैप्टर, वो उधर तुमको मोबाइल फोन पे कॉल नहीं करेंगे, क्लाइंट प्लेस पे लैंडलाइन पे फोन करेंगे, बोलते हैं हमारे बंदे को फोन दो। वो तो आया ही नहीं 3-4 दिन से। वो बोल रहा ऑफिस में है। सर ने फोन किया, कहाँ है? बोला सर इधर क्लाइंट प्लेस पे हूँ। ठीक है बेटा, आ जाओ ऑफिस, क्या काम किया है रिव्यू करता हूँ। तो फिर मेरी चोरी पकड़ी गई कि हमने ऐसा कुछ गड़बड़ किया है करके। भाई वहां से लेके अगले 2-3 महीने तक मेरे को ऑफिस में बिठा के रखा सर ने। और क्या काम? फाइलिंग कर, डॉक्यूमेंटेशन कर, ऑडिट रिपोर्ट से जो बने उसको स्टैंपिंग कर, एक एक रिपोर्ट पे इनिशियल्स लगा, ऑल दी एडमिनिस्ट्रेशन और क्लेरिकल वर्क। और बोलते थे ऑफिस में, देख अगर तुम भी ऐसा मस्ती करोगे तो तुम्हारा हाल भी ऐसा होगा, चुपचाप अच्छे से काम करना। आई वॉज दी एग्जाम्पल। समझा बात को? तो ये ध्यान में रखना कि दे शुड सेट व्हाट एन एग्जाम्पल, बराबर, कि जिससे क्या हो जाए, इट एनकरेजेस व्हाट इनर कल्चर। तो जब भी मुझे देखते थे लोगों को काम करने का मोटिवेशन आता था। आप समझ रहे बात को कि हमें ऐसा काम नहीं करना। सो दिस इज हाउ दे एनकरेज द इनर कल्चर। फर्दर, पर्सन्स असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो काम करने की जो जिम्मेदारी है, बराबर है, फॉर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बाय द फर्म्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग पार्टनर्स।
मतलब कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जो सीनियर्स होते हैं ना, कि ये सब लोग बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो देखो करके। तो वो जो जिम्मेदारी होती है वो कौन सौंपता है? वही अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या मैनेजिंग पार्टनर। तो जिनके ऊपर ये काम सौंपा गया है उनके पास क्या होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। नहीं तो आप समझिए बात को कि अगर उन्हें ही नहीं पता कैसे काम करना है तो उनके ऊपर काम सौंप के क्या ही मतलब है, तो क्वालिटी कैसे अचीव होगा? समझ में आया आपको? सो दे शुड हैव द नेसेसरी एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड द ऑथोरिटी टू कैरी आउट द वर्क। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो क्या हुआ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का? SQC1 requires that we should establish what? Policies and procedures. बराबर है? That should promote what? Internal culture. Which based on the principle that quality is essential. Clear एकदम? उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? The chief executive officer और managing partner, they should assume what? Ultimate responsibility. They should set an example that promotes the इनर कल्चर अबाउट व्हाट? क्वालिटी। बराबर, एग्जाम्पल सेट करना उन्होंने। एंड मोर ओवर जो पर्संस जिन्हें ये ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, बाय हु? मैनेजिंग पार्टनर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दोज पर्सन शुड हैव व्हाट? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड ऑथोरिटी। क्लियर एकदम? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? क्विकली उसको चार्ट से गो थ्रू करो कि देखो हमने क्या क्या बातें करी थी यहां पे। लीडर है, लीडर मतलब कौन है यहां पे? मैनेजिंग पार्टनर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बराबर। तो दे शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। बी पॉइंट, अज्यूम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट एन एग्जाम्पल फॉर हाई क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क, असाइन ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पर्सन्स हु हैव एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड ऑथोरिटी। जम गया क्या? ये लिखते आएगा अभी अपने को ये इसमें लीडरशिप। तो लीडर का क्या काम है उतना ध्यान में रखने का भाई, इसको फील करने का कि ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है। तुम ऐसा इसको एकेडमिक्स के हिसाब से पास होने के लिए मत पढ़ो, इसको कैसा पढ़ने का? तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा प्रैक्टिस है, और तुम्हारे प्रैक्टिस में क्या हो रहा है कि तुमको क्वालिटी के लिए तुमको ये सब काम करना है। तो तुमने फर्स्ट क्या करना चाहिए? एक कल्चर बनाना चाहिए। कल्चर बनाने के बाद तुमने वो जिम्मेदारी उठानी चाहिए, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर तीसरा, तुमने एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जिससे कि हाई क्वालिटी काम हो, और जिसको तुम काम ये डेलीगेट कर रहे हो उसमें एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ऑथोरिटी, एक्सपीरियंस सब होना चाहिए। क्लियर एकदम? आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इज व्हाट? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अगेन क्या बोलेंगे बच्चों? द फर्म शुड एस्टैब्लिश व्हाट? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। बराबर है? designed to provide it with reasonable assurance that the firm and its personnel, कौन कौन? फर्म एंड इट्स personnel, मतलब अभी सिर्फ जो है ना एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं है यहाँ। एथिकल रिक्वायरमेंट्स किसने फॉलो करने हैं? हम सब ने। सिर्फ अकेला एंगेजमेंट पार्टनर नहीं, जो एंगेजमेंट टीम भी होगी ना भाई, उन्होंने भी फॉलो कंप्लाई करना है। ये समझा क्या बात आपको? बोलो कुछ। यस। So they should comply with relevant ethical requirements and the code of ethics issued by ICAI. उसको फॉलो करना है अपने को। क्लियर है ना एकदम? तो सबने फॉलो करना है इसको। तो कोड एस्टेब्लिशेस व्हाट? द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। मालूम है क्या आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? ओ बच्चों, अरे अपन ने पढ़ा था ना, चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। कैसे बोल रहे भाई? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी रिवाइज किया था। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, तो वो सब हमने फॉलो करना चाहिए। किसने? हमने। फर्म एंड इट्स पर्सनल, सब लोगों ने। ठीक है? अब उसके बाद वो क्या कहता है? ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। एथिकल, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो फॉलो करना ही करना है। उसके साथ साथ एक बात बोलता है, वो क्या है? इंडिपेंडेंस। मालूम है क्या व्हाट इज इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्शंस और विशेस ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। क्लियर है?
Independence is a state of mind and appearance. So independence is what? A basic requirement in all the engagements. कोई भी engagement करो, सब में independence क्या है? जरूरी है. It's a basic requirement. ये true and false के लिए भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन. The firm should establish policies and procedures designed to provide it with what? Reasonable assurance that the firms, its personnel, including the experts contracted by the firm, valuers, actuaries, engineers, architects, ये experts हम लोग बुलाते हैं, they all should maintain what? Independence. समझा क्या बात को? तो यहां पे अगर अपन बात कर रहे हैं, सो आप चार्ट पे फोकस कीजिए तो आपको शायद और इजी हो जाए. तो हम लोग जो बात कर रहे हैं अबाउट सेकेंड पॉइंट, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, तो उसमें क्या कहता है? वी शुड फॉलो, वी शुड क्या बोलते हैं उसको, अप्लाई व्हाट? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एस्टैब्लिश व्हाट? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट प्रोवाइड अस विद अ रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट टू थिंग्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस. एथिकल रिक्वायरमेंट्स लिस्ट है, कौन सा? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर. अब फिर दूसरा पॉइंट इधर आता है, दैट वी हैव टू मेंटेन व्हाट? एंड दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलना हमारा, क्योंकि अपन को अल्टीमेटली ओपिनियन देना है, और वो ओपिनियन विच शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द बायसनेस. करेक्ट है एकदम. तो इसके लिए इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है. और ये इंडिपेंडेंस कौन कौन होना चाहिए? firm, its personnel and even the experts which are contracted by the firm. Contracted मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोग से लोगों की सर्विसेज हायर करते हैं ना, तो उनका भी काम हमने क्या करना है? इंडिपेंडेंस इंश्योर करना है. क्लियर है एकदम. सो इसके लिए क्या कहता है, हमने क्या करना चाहिए? ये इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए आप चार्ट भी सामने रखना और नोट्स भी सामने रखना, ठीक है? तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए आप क्या कीजिए? सबको इंडिपेंडेंस के बारे में कम्युनिकेट कीजिए कि इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. ये रिक्वायरमेंट आप सबको बता दीजिए, नगर में ढिंडोरा पीटो. समझा क्या बात को? पूरे ऑफिस में सबको बताना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है करके. ठीक है ना? मेरा एक दोस्त है जो वन ऑफ द बिग फोर में काम करता है. आपको पता है उनसे जो है ना, ये फैक्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं उनसे ना उनके क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट डिटेल्स मंगवाता है, डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट मंगवाते हैं उनसे. क्यों? अरे दे आर वर्किंग इन बिग फोर्स एंड दे आर वर्किंग ऑफ व्हाट? द लिस्टेड एंटिटीज. समझा क्या? अब जिसका वो ऑडिट कर रहा है उसके शेयर्स अगर उसके पास है तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगा ना भाई. तो उनको बोला जाता है स्ट्रिक्टली कि जो एंगेजमेंट तुम परफॉर्म कर रहे हो जिस क्लाइंट के लिए, उसके तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट्स, वो शेयर्स वगैरह नहीं होना चाहिए. और वो तो डिक्लेरेशन दे देगा कि नहीं है करके, पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए उनसे डीमैट स्टेटमेंट मंगवाता है, ये पता करने के लिए कि सही में उसके पास वो शेयर्स है या नहीं है करके. कसला भारी. आपने सोचा भी था कभी ऐसे? तो पता है ऐसे? पता है क्या बात है? हाँ, हुआ है तुम्हारे? तो आर्टिकलशिप कर रहा था तो फिर तो समझ में आता होगा तेरे को ये सब बातें जो बोल रहे हो. तो आप समझिए बात को. तो ऐसा होता ही है. सो ये हम लोग पहले कम्युनिकेट करेंगे रिक्वायरमेंट की, बॉस हमारे लिए ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ये. समझा क्या? तो यू कम्युनिकेट दैट रिक्वायरमेंट कि हम कभी भी आपसे ये आपके शेयर्स के स्टेटमेंट आपसे मंगवा सकते हैं, ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो. समझा क्या बात को? तो जब आपको ये कम्युनिकेट कर देंगे तो हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं ना कि हाँ भाई इंडिपेंडेंस है करके. क्लियर है कि एकदम बात? यस सर. दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जो अपना एकदम सिंपल, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट दो सर्कमस्टेंसेस. क्या बोलता है? दो सर्कमस्टेंसेस एंड रिलेशनशिप्स दैट क्रिएट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, बराबर, प्रीवियस डायरेक्टर होगा आपका, या यू वर द फेमिलियर विद, मतलब फॉर्मर पार्टनर नाउ वर्किंग एज अ डायरेक्टर, बराबर है, एक्सेप्टिंग सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स, बीइंग टू सिंपैथेटिक, बराबर कि नहीं? तो ऐसा कुछ भी हो रहा है
तो उस केस में क्या हो जाएगा, देयर आर द सर्कमस्टेंसेस विच क्रिएट्स व्हाट, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। तो हमने हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस बेसिस पे आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करना है कि क्या ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस या कोई रिलेशनशिप्स ऐसे है क्या कि जिसके वजह से अपने इंडिपेंडेंस पे आंच आ रही हो, और अगर आ रही है तो क्या करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे नहीं, वी हैव टू पुट इन प्लेस एडिक्वेट सेफगार्ड्स, दैट इज वी हैव टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट देम। अगर एलिमिनेट मतलब पूरा खत्म नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कम से कम उसे रिड्यूस करने की कोशिश करो टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। पूरे वर्डिंग्स लिखने के एग्जाम में ट्राई टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू इधर एलिमिनेट और रिड्यूस इट टू एन अप्रोप्रिएट लो लेवल। समझा क्या बात को, क्लियर है एकदम, बेस्ट है। बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स, और अगर एक्सेप्ट करने के पहले आपको लग रहा है कि थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है और आप उसे एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो या उसे आप क्या रिड्यूस भी नहीं कर पा रहे हो टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, तो आपने वो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बराबर है कि नहीं, आपने क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बट एक्सेप्ट करने के बाद अगर ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसके वजह से आपको लगता है कि देयर आर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस विच यू कैन नॉट एलिमिनेट or reduce to an acceptable level, then you withdraw from the engagement. Clear एकदम? Yes sir. So ये यहां पे आप आ रहे हो, देख रहे हो यहां पे communicate independence requirement to personnel चार्ट में, identify the circumstances and relationship that create threat to independence, take appropriate action to eliminate, if not able to then withdraw. Clear एकदम? बोलो। Okay. आगे बढ़े यहां से, लास्ट पैराग्राफ। देयर शुड एग्जिस्ट अ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब एक मशीनरी, एक सिस्टम, ठीक है, जिसमें इन द फर्म बाय विच एंगेजमेंट पार्टनर्स प्रोवाइड द फर्म विथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट एंगेजमेंट्स एंड पर्सनल ऑफ द फर्म, promptly notify firm to the circumstances and relationships that create what, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। मतलब एक मैकेनिज्म क्या होगा कि हम जो है ना, मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, मैं आपको समय समय पे बताते जाऊंगा कि हम कौन सा काम कर रहे हैं करके, ये फर्म के पर्सनल को मैं बताऊंगा। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके ये क्लाइंट का काम करने का है। तो ऐसे केस में आपने तुरंत मतलब प्रॉम्प्टली, है क्या वहां पे ऐसा? So what you should do? You promptly notify it to the firm. The personnel should do what? Personnel of the firm promptly notify firm about any circumstances or relationship that create what? Threats to independence. मैंने अगर तेरे को कल बोला कि भाई अपने को अभी रिलायंस का ऑडिट करने जाना है, तू क्या बोलेगा? अरे सर मेरे पास रिलायंस के शेयर है, मैं नहीं आ सकता। जैसे ये मैकेनिज्म होना चाहिए कि आई विल टेल यू अबाउट द एंगेजमेंट्स, यू प्रॉम्प्टली नोटिफाई टू मी अबाउट द थ्रेट्स। समझा गया? मैं बोलूंगा चल भाई अपने को एसपीसी का ऑडिट करने जाना है, तो बोलेगा अरे नहीं 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 सर, मेरा भैया जो है ना वहां पे काम करता है, मैं नहीं आ सकता। सो दैट इज व्हाट इज द मैकेनिज्म। इधर से तुमने बताने का, इधर से ये बताएंगे। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में पहला ये काम होना चाहिए। आर वी गुड? समझ में आया? सो देयर शुड एग्जिस्ट अ मैकेनिज्म। ऑल ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रीचेस मतलब क्या? अगर आपने उसको ब्रेक किया हो, बराबर ओवरराइड किया हो, ऑफ इंडिपेंडेंस शुड बी नोटिफाइड टू द फर्म फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। जैसे आप अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लिए, फिर उसके बाद आपने शेयर्स खरीदे, कैजुअल वैकेंसी हो जाएगा ना, फिर विड्रॉ, या तो करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन विद इन 60 डेज। बराबर है कि नहीं? सो प्रॉम्प्ट एक्शन, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। तो क्या होना चाहिए? एक मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? हम आपको बताएंगे कि क्या एंगेजमेंट्स हमें परफॉर्म करनी है, आप तुरंत हमें बताइए कि कहीं कुछ ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस है क्या दैट कॉजेस थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। क्लियर है एकदम? आगे, एटलीस्ट एनुअली वी शुड ऑब्टेन व्हाट? रिटर्न कंफर्मेशन।
इट्स नॉट रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। एग्जाम में एमसीक्यूज में ट्रू एंड फॉल्स में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इट्स नॉट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इट इज नॉट एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इट इज रिटर्न कंफर्मेशन। फ्रॉम हु? फ्रॉम ऑल द पर्सनल। ये उनसे डिक्लेरेशन भी लेते हैं ऐसे कि क्या आप इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो क्या। ऐसे जो अपने ये होते हैं ना एम्प्लॉइज या जो आर्टिकल्ड असिस्टेंट्स, बराबर है, उनसे डिक्लेरेशन लेता है कि आप इंडिपेंडेंट रहोगे ना ये एंगेजमेंट अगर करोगे तो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। समझ में आया आपको? दैट सिंपल बच्चों। फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया क्या? सॉरी, सेकंड पॉइंट खत्म हो गया, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या ये आपको समझ में आएगा आपको? बोलो। सो क्या क्या बात करी अपन ने? अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट अपना क्या था? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमने क्या बोला लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में? कि वी शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू प्रमोट व्हाट एन इनर कल्चर विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट क्वालिटी इज वेरी गुड। देन सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि दी एंगेजमेंट मैनेजिंग पार्टनर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने क्या करना चाहिए? शुड अज्यूम व्हाट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर हाई क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लास्ट में क्या कहता है? जिनको ये ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करी गई है, दे शुड हैव व्हाट? एक्सपीरियंस, एबिलिटी एंड ऑथोरिटी। क्लियर एकदम? फिर हमने बात करी सेकेंड पॉइंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स की। सो उसमें दो बातें, वी हैव टू मेंटेन एथिकल रिक्वायरमेंट्स, बराबर के नहीं, as given by the code of ethics of ICI, and independence which is the basic requirement। तो ethical requirements में हमने लिखा integrity, objectivity, confidentiality, professional competence and due care, professional behavior, बोला गया ऐसा अपन ने। फिर second point अपन ने क्या बोला? independence, it is a basic requirement। सही है ना एकदम? so independence is a basic requirement। तो हमने क्या करना चाहिए? लोगों को communicate करना चाहिए the independence requirement, बराबर है कि नहीं? एंड फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस और रिलेशनशिप दैट कॉजेज व्हाट? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, बराबर एकदम। तो उससे क्या हो जाएगा? आप अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हो, इधर टू एलिमिनेट और टू रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। नहीं हो पा रहा तो रहने दो भाई, नहीं खेलना हमें। सही है एकदम? फिर एक मैकेनिज्म होना चाहिए। वो मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए? कि हम आपको पहले एंगेजमेंट्स के बारे में बताएंगे, फिर आप हमें प्रॉम्प्टली बताएंगे अबाउट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, एंड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट? रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल द पर्सनल अबाउट कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। सो सिंपल। अभी आगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, यही पॉइंट है अपना अभी। सो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, सो क्या कहते हैं यहां पे? आपको अगर वर्क ऑफर किया है, बराबर, तुरंत इमोशनल होके हाँ नहीं बोल देना। ऐसी जल्दी किसी को हाँ नहीं बोलते ठीक है ना? सो वी हैव टू एक्वायर व्हाट? वाइटल इंफॉर्मेशन। वी हैव टू एक्वायर व्हाट? वाइटल इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन में हम लोग क्या कहना है? सच इंफॉर्मेशन विल हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, नॉट अबाउट अस। अपना इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह वो हमने हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट में देख लिया। हम तो ईमानदार है, अब जिनसे रिश्ता जोड़ना चाह रहे वो ईमानदार है क्या, वो देखना पड़ेगा ना भाई। एथिक तो समझा नहीं भाई, तू इमोशनल मत हो। हम कहाँ हैं? कहाँ हैं? क्लास में। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में हमने हमारी इंटीग्रिटी देख ली। अब क्लाइंट ने ऑफर किया है तो क्या करेगा तू? ऐसा नहीं, ठीक से बोल। वी विल एक्वायर व्हाट? वाइटल इंफॉर्मेशन। वाइटल का मतलब लिखो इंपॉर्टेंट। वाइटल का इंफॉर्मेशन मतलब क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, करेक्ट है। दैट विल हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट व्हाट? इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। मैं तो ईमानदार हूं, बट जिनसे रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं तो क्या वो ईमानदार है क्या? मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं वहीं पहुंचना, ठीक है ना? सेकंड पॉइंट, क्या उनमें वो
कॉम्पिटेंस है क्या? इंक्लूडिंग केपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। मतलब क्या बोला? कॉम्पिटेंस मतलब वो रिश्ता निभाने के लिए क्या उनमें वो नॉलेज है क्या? किसमें? नहीं, अपने में अभी। अब क्लाइंट को क्या को कॉम्पिटेंस चाहिए? तू रिश्ता जोड़ने जा रहा ना, तो तेरे में कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि तू रिश्ता निभा पाएगा क्या। लिखा है आगे, टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, बराबर के नहीं? साथ ही साथ वो एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए तेरे पास टाइम होना चाहिए, तेरे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप कैसे सब समझ में आ रहा तेरे को? तो ऐसे ही हाँ नहीं बोलना, पहले चेक करना तेरे पास टाइम है क्या, है क्या टाइम? हाँ, फिर रिसोर्सेज, हाँ वो तो मैं अब समझा रहा हूं, रिसोर्सेज होने चाहिए, बराबर के नहीं? सो यू शुड हैव कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज सो दैट वी कैन परफॉर्म द एंगेजमेंट। अगर अपने पास टाइम, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो वी कैनॉट एक्सेप्ट दैट एंगेजमेंट। मैं आपका काम ही नहीं कर पाऊंगा। समझा क्या बात को? एंड लास्ट में क्या कहता है? कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। कौन? अभी क्या ये हम तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स जानते हैं, हमारे समझते हैं, बट क्या वो क्लाइंट हमें वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने देगा या नहीं देगा? समझा क्या? क्लाइंट हमें ऑब्जेक्टिव रहने दे रहा है या नहीं दे रहा? समझ रहे? क्लाइंट ने तो अपने ऊपर प्रेशर लगाएगा तो प्रॉब्लम। समझ रहे बात को? तो वी नो दैट वी हैव टू कंप्लाई विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, बट क्या होगा? वी हैव टू सी वेदर क्लाइंट विल बी हेल्पिंग अस टू कंप्लाई विद दोज एथिकल रिक्वायरमेंट्स, बराबर? तो ये तीन बातें अपने को देखनी है। क्लियर एकदम? सो एक्सेप्टेंस करने के पहले वी शुड एक्वायर व्हाट? वाइटल इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प अस टू डिसाइड इंटीग्रिटी अबाउट द क्लाइंट, बराबर? सेकेंड पॉइंट, द कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, दैट इज टाइम, कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, एंड कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कि क्या हम वहां पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं या नहीं। गुड। उसके लिए क्या कहते हैं? बोल। नहीं, प्री कंडीशन में कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं था। किससे? वो तो किसके लिए था? वो इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। नहीं, क्लाइंट तो ईमानदार है, बट हमने प्री कंडीशन में क्या बोला था? सोचो, हमने क्या बोला था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप हमें सारी जानकारी दोगे, बराबर के नहीं? आप जानकारी दोगे, बट आप जो जानकारी दोगे आपने अग्री कर लिया, बट अब अगर आप ही कनिंग हो, कनिंग मतलब चालाक, बराबर के नहीं? आप ही एकदम चोर हो, तो आपकी इंटीग्रिटी, आपके ऑनेस्टी पे अगर मुझे डाउट आता है, तो आप जो इंफॉर्मेशन दोगे उस पर मेरा यकीन रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। समझा? समझा? तो वो प्री कंडीशन में नहीं आता। ये मैं एक्सेप्ट करने के पहले तुम्हारा चरित्र देखूंगा भाई। हाँ, अरे ये एक्सेप्ट करने के पहले की बात हो रही। इधर इधर देखना मेरी जान, क्या लिखा है यहां पे? फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट करने के बाद, मतलब पहले ये देखने का, फिर प्री कंडीशन देखने का, फिर एक्सेप्ट करने का, फिर एंगेजमेंट लेटर बनाने का। समझ में आया? गुड। वैल्यू एडिशन होते रहना चाहिए। पढ़ा है तो ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग अगर बैठे हैं क्लास में, और अगर ऐसा हो रहा है कि यार वही चीजें, हमको वैल्यू एडिशन ही नहीं हो रहा सर, तो फिर वो मजा नहीं है, फिर वो वेस्ट है वो क्लास। ये अगर क्लैरिटी आपको पहले नहीं थी और अब लेक्चर अटेंड करने के बाद है, तो पैसा वसूल है। फैक्ट है ना ये तो, ठीक है? सो ये काम हम लोग कब कर रहे हैं? बिफोर एक्सेप्टेंस। आर वी गुड? तो बिफोर एक्सेप्टेंस हमने आपके बारे में क्या देखना है? इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कॉम्पिटेंस ऑफ अस, टाइम, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी ऑफ अस टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, एंड विल वी बी एबल टू कंप्लाई विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। गॉट इट? यस। So the firm should obtain such information as it considers necessary in the circumstances before accepting an engagement with the new client. अभी ये देखना क्या क्या लिखा हुआ है, situations क्या क्या है, ध्यान से देखना। ये काम कब कब करना है अपन ने, ये ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्सेप्ट करने के पहले, ठीक है, विथ अ न्यू क्लाइंट, और टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विथ एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट, या तो एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट विथ एग्जिस्टिंग क्लाइंट। ये कब कब काम में आएगा? ये एमसीक्यू में 3 ऑप्शंस बनते हैं, चौथा ऑप्शन आता है ऑल ऑफ द अबव। बच्चा हमेशा ध्यान में क्या रखता है? ओनली बिफोर एक्सेप्टिंग। तो ये कब कब काम करना है अपने को? काम एक्सेप्ट करने के पहले विद द न्यू क्लाइंट, और टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट, और टू एक्सेप्ट द न्यू एंगेजमेंट विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट। ज्यादा हो गया क्या? सही है ना एकदम? हाँ, तो ये जानकारी हमने तीनों स्टेजेस के लिए करना है। हेलो, कब कब करना है ये अपन ने? न्यू क्लाइंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ न्यू एंगेजमेंट, या कंटिन्यू करना है विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट। गुड गुड। वेयर इश्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड द फर्म्स डिसाइड to accept or continue the client relationships, it should document how the issues were resolved. अगर ऐसा आपको लगा कोई दिक्कत है तो, और आप फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपने एक्सेप्ट किया होगा, मतलब कब किया होगा? जब वो इशू आपके रिजॉल्व हो गए होंगे तब। तो उसको भी डॉक्यूमेंट करो कि आपने उस मैटर को कैसे सलटाया। गॉट इट? सो क्या क्या बातें हुई दोस्तों? बोलो चलो फटाफट। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप की। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये कब होना चाहिए? ये बिफोर एक्सेप्टेंस। वी हैव टू एक्वायर व्हाट? वाइटल इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प अस टू डिसाइड इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, टाइम, रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, एंड कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स. This should be number 1 before acceptance of the engagement with the new client, before continuing with the existing client, or accepting new engagement with the existing client. क्लियर एकदम? अगर इश्यूज आइडेंटिफाई करे हैं आपने और आपने वो काम को एक्सेप्ट किया है तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया उसको डॉक्यूमेंट करो. क्लियर है? बेस्ट. नाउ विथ रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की ईमानदारी पे आपको शक आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए आप कौन सी बातें कंसीडर करोगे? मैटर्स दैट द फर्म कंसीडर्स. कौन सी बातें हम लोग कंसीडर करेंगे? मैटर्स दैट फर्म कंसीडर्स. फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, इससे आपको पता चलेगा कौन सी बातें कि इंटीग्रिटी है या नहीं है क्लाइंट की. एकदम सिंपल. सबसे पहले व्हाट्स द रेप्यूटेशन. रेप्यूटेशन क्या है, उनका नाम क्या है? टुडे इफ यू लेट अस से आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, रामलिंगम राजू, विजय माल्या, तो रेप्यूटेशन नॉट गुड, राइट? तो इसके लिए क्या बोलेंगे अपन? उसका इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा कि इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट. सो पॉइंट नंबर 1 क्या बोला बच्चों? रेप्यूटेशन ऑफ द क्लाइंट, प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस. सो उनका रेप्यूटेशन क्या है? रेप्यूटेशन के बाद वी गो इनसाइड the organization and talk about the operations that they do, including business practices. Basically how they conduct their business. Now how they conduct their business मतलब they क्या बोलते हैं उसको, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं क्या? बराबर. जो उनके क्लाइंटेल है उनको ठगते हैं क्या? बराबर कि नहीं? मतलब उनको चूना लगाते हैं क्या? क्या मार्केट में उनका फीडबैक्स आते हैं ना, कंप्लेंट्स, बराबर के नहीं? तो उसके हिसाब से वो उनके ऑपरेशंस के ऊपर कैसे क्या हो रहा है वो देखो, वो स्टडी करो. हाउ दे आर कैरिंग आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज. सो फर्स्ट देयर रेप्यूटेशन, देन हाउ दे कैरी आउट देयर बिजनेस ऑपरेशंस, देन थर्ड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड
of the client's principal owners management TCWG towards matters such as aggressive interpretation of accounting standard and the internal control environment. उनका attitude क्या है regarding interpretation of what? Accounting standards. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर अपन बात करें सो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स. पढ़ा है? नहीं, कोई बात नहीं. सो इम्पेयरमेंट क्या होता है आपको मैं समझाता हूं कि जो बुक्स में हम लोग एसेट की वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट. आई टुक दिस फोन, लेट अस से आई रिकॉर्डेड दिस फोन एट नाउ 1,60,000. डेप्रिसिएशन मान लो 10% का, 16,000 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस करा एंड कितना आएगा 144. ठीक है 144. दिस इज व्हाट द कैरिंग वैल्यू इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब मान लो ये फोन गिर गया, करेक्ट है? अब डैमेज हो गया ये. अब अगर मैं बेचने निकालू इसको तो इसका रिकवरेबल वैल्यू कितना होगा? 10-20 हजार डायरेक्ट, 50,000, 60,000, कुछ भी बोलो, 60,000 रुपीज मान लो. सो अब क्या हुआ कि जब कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू ऑफ द एसेट में डिफरेंस होता है तो उसको कहते हैं दैट एसेट इज इंपेयर्ड एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज इंपेयरमेंट लॉस. समझा बात को? तो वो लॉस को प्रोवाइड करना पड़ता है AS 28 के हिसाब से. आएगा समझ में? AS 28 समझा है मैंने आपको, है ना? अब इसमें क्या हो सकता है बताओ? मैनेजमेंट क्या बोलेगा? 60,000 पागल है क्या? 140 पे रिकॉर्ड कर. समझा क्या? वो बोलेगा कुछ नहीं आएंगे पैसे. भाई मान ही नहीं रहा. एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अंडरस्टूड? सो उसकी बात हो रही है. उसके बाद इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट, एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट? इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट. वो लोग कंट्रोल्स लगा रहे बट वो कंट्रोल्स फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे उसके ऊपर मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे. अब आप मुझे बताइए, आपको मैं बोलता हूं कि आप पढ़ाई करो, अरे सर क्या ऐसे बोलते हैं, सर ध्यान ही नहीं दे रहे पढ़ाई कर रहे या नहीं कर रहे, तो फिर क्या हो जाएगा? आप नहीं पढ़ाई करोगे. या तो मैंने आपको बोला बच्चों टाइम से आया करना क्लास को, मैं ही लेट आ रहा हूं, आप आओगे टाइम से, फिर अरे सर लेट आते हैं यार, मैं क्यों जल्दी जाऊं. तो दैट इज इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट. सो अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके, इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट को लेके, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप समझने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है. मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, उससे उनकी इंटीग्रिटी का अंदाजा आएगा. समझ में आया? 3 पॉइंट हो गए. कौन से? रेप्यूटेशन, ऑपरेशंस एंड देयर एटीट्यूड. 4th point, whether the client is aggressively concerned with maintaining the firm's fees as low as possible. वो क्या बोल रहा है? आपकी फीस कम से कम रखना है. सर 20,000 ही फीस रखेंगे आपकी. अरे यार 30,000 करो, कंप्लाइंसेस बढ़ गई ये वो. अरे सर कहाँ इतना देखते बैठ रहे हो, छोड़ो ना, 20,000 ही, आप उतने में ही काम करो, ज्यादा मत काम करो. मतलब उनका एटीट्यूड समझने की कोशिश कीजिए कि उनको फॉर्मेलिटी के लिए करा रहे हैं वो काम, उनको कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है. दे आर व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट फॉर्मेलिटी. सो देयरफॉर दे आर लाइक कि देखो आप समझने की कोशिश करो, जो चीज के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं है बट फिर भी आपको वो जबरदस्ती काम करवाना पड़ रहा है, तो आप क्या करते हो? कम से कम पैसे में काम करवा लेंगे ना. बट आप सोचो, इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड यू वांट दैट देयर शुड बी ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, बराबर प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सब कुछ होना चाहिए, देयर शुड बी नो एरर्स, टैक्सेस बराबर से जाने चाहिए. सो आप क्या करोगे? बेटर से बेटर सीए फर्म को हायर करोगे एंड जो रीजनेबल फीस बोलेगा वो अपन उसको पे करेंगे. बराबर है कि नहीं? बिकॉज दैट शोज कि नहीं भाई हम लोग ईमानदार है करके. ये क्या बोल रहे हैं,
सर 20,000 में आपको जो काम करना है करो आप। सो इससे अगेन क्या पता चलता है, उनकी इंटीग्रिटी पता चलती है। किसकी? क्लाइंट की, अपनी नहीं भाई, क्लाइंट की इंटीग्रिटी। समझ में? दे आर ट्राइंग टू कीप द फीस एज लो एज पॉसिबल, कम से कम पैसे में काम करवाना चाह रहे हैं भाई। समझा क्या बात को? ऐसा इंडिकेशंस दैट द क्लाइंट में इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे की धुलाई कैसे होती है? ब्लैक का पैसा व्हाइट में। अरे बहुत भारी लोग है मनी लॉन्ड्रिंग के, इतने लोग तरीके हैं ना। अभी एक किस्सा बोलता हूं आपको, एक किसी ने ऐसे क्या किया है, बहुत ब्लैक का पैसा है, व्हाइट में कन्वर्ट करना है। तो उसने कहीं, आई विल नॉट नेम द प्लेस नॉर द पर्सन नॉर एनीथिंग, बट आई एम जस्ट शेयरिंग एन इंस्टेंस विथ यू। उन्होंने हॉर्स राइडिंग का ट्रेनिंग कैंप शुरू किया। हॉर्स राइडिंग सिखाएंगे आपको, ठीक है? एडवर्टीजमेंट वगैरह सब लगाया, 500 रुपए घंटा चार्जेस। बताया कि हमारे पास 10 घोड़े हैं, है एक्चुअल में 2 घोड़े, बताया 10 घोड़े, और बताया कि आउट ऑफ द 18 आवर्स ऑफ ऑपरेशन 13 आवर्स ऑल डेज इन अ वीक इट्स फुल। अब ये क्या हो गया, जहां जहां से किसका भी ब्लैक का पैसा है, कैश में आएगा ना, ये तो आया, इसको जमा कर दिया, ब्लैक का पैसा व्हाइट, ब्रिंग इट इनटू द लीगल चैनल। सो ऐसा अगर ये कर रहे थे यार, व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम कर रहे हैं लोग। सो अगेन मतलब ये तो काम या तो सेल्फ एविडेंट है। ये इंटीग्रिटी के बारे में क्या कहना है आप लोगों का? सर है नहीं इनकी इंटीग्रिटी, सही है ना एकदम? बताओ कितना भारी काम है। तो ऐसा, हाँ, बट बेटा वो पैसा अभी देख, व्हाइट में करना है तो टैक्स तो भरना ही है, बट तू समझ बात को, अगर मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, मैं अगर मेरे बुक्स में इसको दिखा दूंगा डायरेक्ट डिपॉजिटेड कैश, मेरे को सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा ना। देख कैश में कहां यूज करेगा बता मेरे को? 2016 के बाद याद है क्या हुआ था? 2016 में, नवंबर 2016 में मित्रों, हाँ 12 बजे इन्होंने यहाँ 8 तारीख, हाँ कैसे भूल सकता भाई? सबको ही रहेगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो है उसको अभी लीगल सोर्स में लाने का, तो कैश कहां कहां यूज करेगा तू? आज तू प्रॉपर्टी भी खरीदने जाएगा ना, हार्डली वो लोग कैश एक्सेप्ट करते हैं। टुडेज एज में कैश डिस्पोज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है ना? कहीं अगर आप मतलब सही में कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदना और वो आपको बेचना ही नहीं है, तो उसमें कहीं तो भी कैश आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अग्रीमेंट वैल्यू कम का बनता है। अगर आप उसको बेचने के लिए यूज कर रहे हो तो हायर वैल्यू पे आपका जाएगा, तो कैपिटल गेन टैक्स बाद में ज्यादा आ जाएगा, तो पैसा तो गया जेब से, अग्रीमेंट वैल्यू कम का हो गया, बहुत लफड़े है। स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाएगी, वो सब ठीक है। अब मान लो मैं 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, बराबर के नहीं, वो मेरे को बोल रहा है सर आप 60% कैश दे दो, 40% आप क्या करो व्हाइट में दो, तो जितना व्हाइट में होगा वही तो उसका ही तो अग्रीमेंट वैल्यू बनेगा। फ्यूचर में जब बेचूंगा तो टैक्स में पढ़ते हो ना कि उसका फेयर वैल्यू, उसका मार्केट वैल्यू एस्टिमेट होता है उसका, बराबर के नहीं, तो फिर मेरा वो जो वैल्यू है वो ज्यादा आ जाएगा ना। वो तो मेरा जो पैसा मैंने कैश दे के बचाया वो तो कैपिटल गेन टैक्स में चला गया ना फिर तो कैश में प्रॉपर्टी कब लेने की? जब आपको बेचनी ही नहीं है उसको। समझा क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ। अरे इट इज ऑल मनी मैनेजमेंट, इट इज मनी मैनेजमेंट। दिखता ना अभी, वो इसका दिखाया नहीं था क्या? वो कौन सा, वो प्रभास का पिक्चर कौन सा था वो, सालार? लोगों ने वीडियो बनाया, बता रहा हाउसफुल है, लोग जाके थिएटर में देख रहे, खाली पड़ा हुआ। ऑल दिस आर द गिमिक्स। अरे देखो सुनो मेरी बात को, जितना तुमको लगता ना कि जिंदगी में क्या क्या हो रहा, यू नो दैट इज 1%, एंड दैट टू नॉट इवन 1%। इतने बड़े बड़े लेवल पे क्या क्या चीजें होती है जो अपने समझ के परे है। कोई बात नहीं, तो अपन को फोकस करते हैं
कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है क्या, या वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो ऐसे केस में इफ दे आर इन्वॉल्व इनटू व्हाट, क्रिमिनल मतलब समझने की कोशिश करो, ऐसा मत समझना कि भाई ऐसे वसूली टपका निकान वगैरह, ऐसा वाला काम नहीं। क्रिमिनल एक्टिविटीज मतलब इलीगल प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स विदाउट पेइंग द टैक्सेस और द ड्यूटी, स्मगलिंग करना, बराबर कि नहीं। तो ये डुप्लीकेट गुड्स बनाना, ये भी तो क्रिमिनल एक्टिविटी। नहीं तो बच्चे को इधर क्रिमिनल एक्टिविटी पढ़ता मतलब वो क्या बोलता है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब पैसे निकाल चाल हफ्ता दे, नॉट दैट टाइप ऑफ बिजनेस ऑब्वियसली। वायोलेशन ऑफ एनी लॉ, यू ब्रेक एनी लॉ दैट इज अ क्रिमिनल। देखो यू शुड नो सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल मतलब क्या होता है, जब अपन दोनों में डिस्प्यूट हो रहा है, बराबर के नहीं, तो उसको बोलेंगे क्या, सिविल। तुम बोलोगे सर तुमने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया फास्ट ट्रैक के हिसाब से, बराबर, तुम्हारे हिसाब से कम पढ़ाना चाहिए था। मैं बोले नहीं, इतने हमारा डिस्प्यूट हो गया, अपन कोर्ट में चले गए कि इसको प्रॉब्लम है ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ये बोल रहा मैं ज्यादा पढ़ने आया ही नहीं था, सर ने गलत किया हमारे साथ। हो सकता है ना डिस्प्यूट। तो ये सेटल करने के लिए किधर जाएंगे हम लोग, सिविल कोर्ट में। बट अगर हम लोग कोई लॉ को वायोलेट करते हैं, मैं आपको अगर धमकी दे दूं तेरे को मार डालेगा मैं, ये वायोलेशन अंडर इंडियन पेनल कोड। मैं सुसाइड की धमकी दे दूं, इट्स अ वायोलेशन अंडर इंडियन पेनल कोड। मैं तेरा मर्डर कर दूं तो ये किधर है, वायोलेशन। तो दैट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। चोरी करना भी अलाउड नहीं है, टैक्सेस पे करना है, टैक्स अवॉइड करो कि क्रिमिनल एक्टिविटी। यू ब्रेक एनी लॉ दैट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। ये समझा क्या। तो अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो अपन वापस से उनके इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगा ना, समझ रहा है बात को। उसके बाद द रीजंस फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। प्रीवियस फर्म अच्छे से काम कर रहा था ना भाई, तुमने उसको क्यों निकाला। अच्छा, वो क्रिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा था वो, इसके लिए तुम्हें वो आंखों में चुभ रहा था, इसके लिए तुमने उसको निकाला और तुम नया फर्म को लेके आने चल रहे थे। बट यहां पे ऐसा नहीं होता। अगर तुम पुराने फर्म को निकाले हो ना, तो जो नया फर्म आता है उसको पुराने फर्म से बात करनी पड़ती पहले कि तुम्हें क्यों निकाला। वो बोलेगा मेरे साथ ऐसे ऐसा दर्द किया उसने, अच्छा ठीक है भाई मैं तेरे साथ हूं, मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इधर क्या होगा, तुम्हारे इंटीग्रिटी के बारे में समझेगा। तो बिफोर एक्सेप्टेंस आई विल आस्क द रीजंस कि तुमने प्रीवियस फर्म को क्यों निकाला, और अगर उनको निकाला तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि ओके क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें जो है दोस्तों गिव्स अस द आइडिया अबाउट व्हाट, द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। समझ में आया क्या आपको, ध्यान में रखना है ये सब चीजें, पूरा पूरा समझ में आया आपको। सो क्या क्या ध्यान में रखना है, एक तो उनका रेप्यूटेशन, फिर उनके बिजनेस ऑपरेशंस, फिर बिजनेस ऑपरेशंस के बाद हम लोग और अंदर आते हैं उनका एटीट्यूड अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। फिर उनके एटीट्यूड को समझने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं, आपकी फीस। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये साथ में पढ़ना, कौन से, फीस लो रखने का और लास्ट वाला ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर से बात होती है ना। एक तो तुम्हारी फीस कम रखी या तुमको निकाल के किसी और को अपॉइंट करा, तो उसके रीजंस को समझना, ठीक है ना। आपको अपॉइंट किया और पिछले वाले को निकाला तो क्यों, वो रीजंस को समझना, सही है एकदम। उसके बाद अपन क्या बोलते हैं, एक पॉइंट रहेगा ना अपना, इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ वर्क, काम करने में रोक टोक, ठीक है ना। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या हो जाता है दोस्तों, आपको क्लाइंट की इंटीग्रिटी के बारे में अंदाजा आ जाता है। क्लियर है एकदम। इफ देर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, if there is any conflict of interest between the firm and the client, it should be properly resolved before accepting the engagement. Do you agree with this? और ये अपन ने ऊपर भी पढ़ा था कि if you have accepted, इधर देखो, if issues were identified and still the work is accepted, तो you have to document how the issue was resolved. So conflict of interest है तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया उसकी बात हो रही है। Where the firm obtains information, अब ये लाइन पढ़ना, अगर आपको क्या हुआ, आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद आपको ऐसी जानकारी मिली, कब मिली, आपने हां बोल दिया, और हां बोलने के बाद आपको ऐसी जानकारी मिली
कि अगर ये जानकारी आपको पहले हासिल होती तो शायद आप वो एंगेजमेंट को डिक्लाइन करते। समझ में आया आपको? तो ऐसे केस में अपन ने क्या करना चाहिए कि अपनी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इस सर्कमस्टेंसेस में, उसको फाइंड आउट करने का। बराबर है? A firm to report to the person or persons who made the appointment or in some cases the regulatory authorities। उनको बता देना, जिन्होंने अपने को अपॉइंट किया उनको बता देंगे कि भाई ये तो जानकारी मेरे को पहले नहीं थी। बराबर है? या तो लीगल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो एग्जीक्यूट करो। एंड देन यू कंसिडर व्हाट पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग, क्योंकि हम तो भाई कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। तो जिन्होंने हमें अपॉइंट किया उनको बता देंगे कि भाई ये इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले नहीं थी और ये इंफॉर्मेशन अब होने की वजह से मेरे को मेरे इंडिपेंडेंस पे डाउट आ रहा है, तो इसके लिए अब मैं ऑडिट नहीं कर सकता हूं। करेक्ट है? आई विल विड्रॉ। उनको कम्युनिकेट करो एंड कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट विड्रॉइंग इफ यू आर नॉट एबल टू रिड्यूस और एलिमिनेट द थ्रेट। अंडरस्टूड? खत्म हो गया ना बच्चा? एक पेज का पूरा ज्ञान एग्जाम में लिख के आना है इसको ऐसे, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस, एकदम मस्त बढ़िया तरीके से पढ़ो पूरा एक बार वापस से उसको। डन? कोई भी किसी भी पार्ट में अगर क्वेरी है तो मालिक पूछो। Shall we proceed? Yes guys? Okay. So अभी रिश्ता पक्का हो चुका है, अब बाराती चाहिए, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस। सही है एकदम? सो ह्यूमन रिसोर्सेस की अगर बात करें तो क्या बोलता है ह्यूमन रिसोर्सेस के लिए? अगेन वी शुड एस्टैब्लिश व्हाट पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ये कौन बोल रहा है अपने को? SQC1। टू प्रोवाइड इट विथ रीजनेबल अश्योरेंस दैट हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनमें कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है और कमिटमेंट है। 3 C वाले लोग चाहिए। अरे 3 C's मतलब कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड कमिटमेंट। क्लियर एकदम? यस सर। सो कैपेबिलिटी मतलब क्या? दे शुड बी एबल टू परफॉर्म। मीनिंग लिखो। कैपेबल का मतलब क्या होता है? हाईलाइट भी करते जाना। वो कैपेबल होने चाहिए, दैट इज दे शुड बी एबल टू परफॉर्म द टास्क। कॉम्पिटेंस मतलब क्या कहता है? उनके पास वो टास्क एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी तो है बट नॉलेज होना चाहिए। सर मैं वो काम कर सकता हूं बट कैसे करना है मुझे नहीं आता, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज के साथ साथ द पर्सन शुड बी व्हाट डेडिकेटेड, दैट इज कमिटेड भी होना चाहिए। अगर वो कमिटेड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, तीनों होना जरूरी है, ये ध्यान में रखना, नहीं तो कोई मजा नहीं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, मेरे को पढ़ाना आता है बट मेरे को ऑडिट का नॉलेज नहीं है, बट मैं डेडिकेटेड हूं, तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगा? क्योंकि सर आपको नॉलेज नहीं है। अब मेरे को ऑडिट का नॉलेज है और मैं डेडिकेटेड भी हूं बट मेरे को पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता,
तो भी मैं काम नहीं कर सकता। चलो मेरे को नॉलेज भी है, मेरे को पढ़ाना भी आता है, बट आई एम नॉट डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई जॉब, तो भी कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। तो हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी एम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगानी चाहिए कि जिससे हम लोग क्या एम कर रहे हैं कि हमें ऐसे लोग मिले जिन्हें कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और कमिटमेंट हो, क्योंकि वो लोग अगर होंगे तो काम बढ़िया होगा और क्वालिटी अच्छी होगी। समझ? हम लोग अब बॉटम लाइन को भूलो ही मत, हम लोग ये काम किसके लिए कर रहे हैं? क्वालिटी के लिए। सो एवरीथिंग विल अगेन घूम फिर के किधर आएगा? क्वालिटी के लिए। समझा क्या? इजी एकदम बेस्ट है। सो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? सो दे शुड परफॉर्म, तो ये तो एकदम सिंपल है। उन्होंने काम कैसा करना चाहिए? एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कैसे काम करना चाहिए? उन्होंने परफॉर्म कैसे करना चाहिए? ये परफॉर्मेंस का ध्यान में रखना ही है। उन्होंने परफॉर्मेंस कैसे करना चाहिए? वो लोगों ने कैसे करना चाहिए? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। सो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब कौन से? अपने एसए, एसआरई, बराबर के नहीं, एसएई, एसआरएस, क्योंकि ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है ना। ये एएस नहीं बेटा, वो अकाउंटिंग हो गया ना, अपन ऑडिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दोस्त। समझा क्या बात को? सो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें ऐसे लोग ढूंढ के निकालने हैं जिनमें क्या हो? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और कमिटमेंट हो टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कानून के दायरे में रहते हुए काम करें, और कानून के दायरे में रहते हुए काम करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट्स कैसे करना है अपने को? अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस। इशू व्हाट? ऑडिट रिपोर्ट विच इज अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस। सही रिपोर्ट देना चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है तो आप अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। समझा बात को? अगर आपको एविडेंस नहीं मिला है तो आप अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। आपको बराबर से सही रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है करके। समझ में आया आपको? सो हमें ऐसे लोग चाहिए जो अच्छे से काम करें और सही रिपोर्ट देने में हेल्प करें। तो इसलिए उनमें क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और कमिटमेंट। गुड है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या लगानी चाहिए? अभी तक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की कुछ बात ही नहीं हुई, बस क्या बोला? कैसे लोग चाहिए, उन्होंने कैसा काम करना चाहिए, वो बात हुई। तो ऐसे लोग ढूंढने के लिए हमने क्या पॉलिसीज प्रोसीजर्स करना चाहिए? तो क्या लिखा हुआ है? तो भाई देयर शुड बी व्हाट दैट इंक्लूड, सही लोगों को चुनिए। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट बराबर से कर लो तो ये दुविधा आएगी नहीं आपको। तो एचआर की पॉलिसीज क्या होने चाहिए कि रिक्रूट करो, तो रिक्रूटमेंट बराबर से करोगे तो कैपेबल कॉम्पिटेंट लोगों को ढूंढ के निकालोगे। कॉम्पेंसेशन, पैसा दो उन्हें, पैसा देगा तो कमिटेड रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है ना? ट्रेनिंग, समय समय पे ट्रेनिंग दो। करियर डेवलपमेंट, जब उनको लगता है कि उनके जीवन का कुछ उद्धार होने वाला है तो वो जुड़े रहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन से, राइट? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक्सेट्रा। तो एचआर ने ये सब इश्यूज ध्यान में रखने चाहिए कि कैसे रिक्रूट करना है, कंपेंसेशन, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन। तो ये सब अपन ने करना है अपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में, ये बातें एड्रेस करनी है, तब जाके हमें वो होनहार लोग मिल जाएंगे। गुड, बोलो हाँ या ना? पढ़ लीजिए वो पॉइंट। देयर शुड बी एम्फोसिस ऑन व्हाट? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द फर्म्स पर्सनल। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो ऐसे ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए।
गुड, ओके। अभी फिफ्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बात करता है अबाउट व्हाट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ये आखिरी पॉइंट है जो ऐसा बहुत टेक्निकल है। फिर उसके बाद जो है वो सिर्फ क्या करना है अपने को, इसके ऊपर मॉनिटरिंग करना है और क्या हो जाता है, फिर अपना काम खत्म हो जाता है। कौन सा ऐसे खत्म हो जाता है अपना SQC1, ऐसे नहीं बोलेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है, SQC1 खत्म हो जाता है। अभी इसके ऊपर ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। सबसे पहले जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट। परफॉर्मेंस शुड एम फॉर व्हाट, कंसिस्टेंसी। आज मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं डे 1 पे, और क्या भारी पढ़ाया सर ने, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे यूट्यूब पे खत्म। अभी कैसे भी पढ़ो, चलेगा कैसे? नहीं। आपने क्या बोला सर, जो ट्रेलर में दिखाया आपने पूरा पिक्चर भी वैसा ही होना चाहिए। सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं? यस। तो देयर शुड बी व्हाट, परफॉर्मेंस जब हो रहा है तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस इज अचीव्ड। तो कंसिस्टेंसी चाहिए, तो हाउ दिस कंसिस्टेंसी इज अचीव्ड? नंबर 1, थ्रू ब्रीफिंग एंगेजमेंट टीम्स। ब्रीफिंग का मतलब क्या होता है, उन्हें आप अपडेट कीजिए, उन्हें आप बताइए कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या चीजें अपन ने कवर करनी चाहिए। यू ब्रीफ देम, यू अपडेट देम विद द नॉलेज। ठीक है, बाय ब्रीफिंग द एंगेजमेंट टीम्स अबाउट व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, कि हम लोग को क्या काम करना है, राइट, स्टेप बाय स्टेप द ऑब्जेक्टिव। Then the process of complying with the engagement standards, whole lot of different standards because we are in SQC. So अलग अलग engagement standards कौन से होंगे, SA, SAE, SRE, SRS, right? So tell them the objectives, the engagement standards, the process of engagement supervision, training methods, reviewing the performance and appropriate documentation of the work to be performed. तो ये continuous होना चाहिए और हर एंगेजमेंट के लिए होना चाहिए, तब जाके हम लोग एम करेंगे क्या, कंसिस्टेंसी। सो यू फोकस अपॉन द टाइमलाइन नाउ। किसके ऊपर बात करेंगे, ये टाइमलाइन दिख रहा है आपको क्या लिखा है यहां पे, कि वी आर एमिंग फॉर व्हाट, कंसिस्टेंसी। तो यू ब्रीफ द एंगेजमेंट टीम अबाउट व्हाट, स्टार्ट कहां से होगा, ऑब्जेक्टिव। टाइमलाइन पे देखो तो मजा आएगा, स्क्रीन पे देख भाई, ऑब्जेक्टिव पहले उसके बारे में बताएंगे, फिर उसको बोलेंगे ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है। फिर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तेरे को बोला तेरे को ऐसा काम करने का है, तो वो बेचारा भी काम करेगा, तो वो काम करेगा तो उसके ऊपर अपन ने निगरानी रखनी है, सुपरविजन। समय समय पे अगर कुछ नया कुछ आया तो उसको ट्रेनिंग भी देना है। फिर उसने पूरा काम कर लिया, अब जैसा उसको बोला था वैसा उसने सही में काम किया या नहीं किया, उसका रिव्यू भी करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। और ये हर एंगेजमेंट के लिए होना चाहिए। अब टाइमलाइन से इजी समझ में आएगा, क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए वी शुड बी ब्रीफिंग द एंगेजमेंट टीम अबाउट व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव, देन द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, देन सुपरविजन, कुछ प्रॉब्लम आए तो ट्रेनिंग, काम का करो रिव्यू, लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन। सो सिंपल, क्लियर एकदम। कंसिस्टेंसी फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना। ऐसा क्या है, इसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स है। दिस इज पॉइंट नंबर 1 ए। फिर अभी बात करेंगे पॉइंट नंबर बी, जो क्या बोल रहे हैं यहां पे अभी, कंसल्टेशन। वी टॉक अबाउट कंसल्टेशन। सो कंसल्टेशन में क्या कहता है कि इट शुड टेक प्लेस ऑन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड मैटर। किसके बारे में बात करता है वो, डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मैटर पर्टेनिंग टू द एंगेजमेंट। जब भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कहीं अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आते हैं या कुछ बातें हमें समझ में नहीं आती है, बराबर, कि कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट जजमेंट्स है, एस्टिमेट्स है, उसको कैसे वेरीफाई करें, बराबर है।
तो ऐसे केस में कोई जजमेंट्स, एस्टिमेट्स काफी सिग्निफिकेंट नेचर के है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मैटर फॉर अस टू वेरीफाई. सो इट्स अ डिफिकल्ट और कंटेंशियस कॉम्प्लिकेटेड मैटर. मैं कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना. तो वो पॉइंट है कंसल्टेशन. कंसल्ट मतलब परफॉर्म कर रहे हो, उसमें दिक्कत आ रही है तो कंसल्ट करो. तभी तो क्वालिटी वापस, अब भूलना नहीं, क्वालिटी चाहिए अपने को. काम जैसा है कंसिस्टेंट होना चाहिए, बट उसी के साथ साथ क्या होना चाहिए? उसी के साथ साथ क्या होना चाहिए? अगर दुविधा आई आपको तो आपने क्या करना चाहिए? कंसल्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए आपको. बराबर है कि नहीं? घर वाले बोलते हैं ना, पूछता तो क्या शर्म आती है क्या पूछने में? बराबर है कि नहीं? गलत तो नहीं होता काम. तो वैसे कोई डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर होता है तो यू शुड आस्क. तो एक कंसल्टेशन किसके साथ ले सकते हैं? सो कंसल्टेशन इज अ डिस्कशन एट अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल. ये विद इन द फर्म भी हो सकता है या आउटसाइड द फर्म भी हो सकता है. अब अगर आप काम कर रहे हो ऑफिस में, आपको कभी कुछ समझ में नहीं आया, बराबर के नहीं, नया अभी जीएसटी का फॉर्म आया, बराबर, रिटर्न्स आए नए इनकम टैक्स के, तो उसमें कैसे क्या फिल करना है क्या नहीं करना है आपको नहीं मालूम, तो आप क्या करोगे? आप वैसे गलत भर दोगे, रिटर्न्स नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? आप बॉस को पूछोगे, सीनियर को पूछोगे. दैट इज नथिंग बट कंसल्टेशन. और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को भी नहीं मालूम तो आप क्या करोगे? आउटसाइड द फर्म पूछोगे, कोई दूसरी सीए फर्म या कोई एक्सपर्ट्स, उनसे कंसल्ट करोगे आप. समझ में आया आपको? सो कंसल्टेशन, बराबर है, विद इन और आउटसाइड द फर्म हु हैव द स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज टू रिजॉल्व द डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर. समझ में आया आपको? तो कंसल्टेशन कहां कहां होगा? विद इन द फर्म, आउटसाइड द फर्म. नेक्स्ट क्या कहता है? अ फर्म नीडिंग टू कंसल्ट एक्सटर्नली. अगर हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है एक्सटर्नल कंसल्टेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल अ फर्म विदाउट अप्रोप्रिएट इंटरनल सोर्सेस may take advantage of advisory services provided by other firms और प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी बॉडीज. कोई दूसरे सीए फर्म्स ये क्या करते हैं? प्रोफेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. अगर आपको दिक्कत है तो आइए हमारे पास, हम आपकी दिक्कत को सॉल्व करके देंगे. कंसल्टिंग चार्जेस, तो वी कैन गो टू दी अदर फर्म्स ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. कंसल्टेशन क्लियर एकदम. सो ये रहा अपना सेकेंड पॉइंट. क्या बोला यहां पे? कंसल्टेशन. देखो कैसे मस्त बैठ के ऐसे क्या कर रहे हैं? बातचीत, मतलब कंसल्टेशन कर रहे हैं. दिस कैन हैपन विद इन द फर्म, आउटसाइड द फर्म. बराबर है? आउटसाइड द फर्म में वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ फर्म्स प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज. इजी है क्या एकदम? अभी उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अभी रिव्यूअर अब होना बहुत जरूरी है. अभी ध्यान से सुनना, एक नया किरदार कहानी में आया है. वो किरदार कौन है? रिव्यूअर. आज तक हमने सिर्फ बात किसकी करी? एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम. किसकी बात करी बच्चे? एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम. तो भाई समझने की कोशिश कीजिए, एंगेजमेंट पार्टनर जो एंगेजमेंट को लीड करता है, एंगेजमेंट टीम वो काम करती है. अभी क्या होना चाहिए? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से ही कोई एक वो आएगा और देखेगा कि तुमने काम बराबर से किया है या नहीं किया है, एंगेजमेंट पार्टनर और टीम ने. ताकि क्या हो जाएगा? वो एक अनबायस्ड व्यू दे सकता है कि काम सही हुआ या नहीं. ही विल प्रोवाइड अ फ्रेश विजन, अ फ्रेश सेट ऑफ आईज, कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना. समझा क्या बात को? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. क्या नाम है उसका? रिव्यूअर, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. तो अपने ऑफिस में आप अगर देखोगे, जब आप आर्टिकलशिप करोगे जिनका चालू है, वो लोग ये फील कर सकते हैं कि जब आपका काम खत्म हो जाता है तो एंगेजमेंट पार्टनर और वो एंगेजमेंट टीम, वो तो वो बॉस तो रिव्यू करता ही है, बट कभी कभी दूसरा जो पार्टनर है वो भी क्या कर लेता है? उसको रिव्यू करता है. समझा क्या बात को? सो क्या कहता है? सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड. चिल्लर चिल्लर बातें नहीं. कौन सी बातें? सिग्निफिकेंट जजमेंट्स. मतलब सिग्निफिकेंट जजमेंट्स अबाउट व्हाट? लेट अस से मटेरियलिटी. एग्जाम्पल्स लिख के रखने का, ऐसे हो नहीं करने का, बाद में तो याद थोड़ी आएगा. सिग्निफिकेंट जजमेंट किधर है? देख, तेरे को दिख रहा ही नहीं किधर है, कहां है?
हाँ, तो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मतलब कौन सा? अबाउट मटेरियलिटी. मटेरियलिटी डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, इट्स अ सिग्निफिकेंट जजमेंट. सैंपलिंग, सिग्निफिकेंट जजमेंट. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट जजमेंट. लास्ट में ओपिनियन, वो तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट जजमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. तो ये जो खास जो जजमेंट्स जो हम लोग दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए भाई? एक बार हमारे फर्म के अंदर का कोई व्यक्ति, भाई तू एक बार देख ले, हमको ऐसा लगता है, तू भी एक बार नजर घुमा ले इसके ऊपर. तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रिव्यू. इसको क्या बोलते हैं? रिव्यू. सो द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड इन एन एंगेजमेंट शुड बी रिव्यूड बाय हु? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. क्लियर एकदम? अब इधर मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे एक बात बताइए, ये रिव्यू कब होना चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद या रिपोर्ट देने के पहले? ऑब्वियसली रिपोर्ट देने के बाद रिव्यू करा के क्या फायदा? सही है एकदम. सो आगे बायोलॉजिक क्या लिखा हुआ है? फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मतलब अनबायस्ड व्यू. लिखे वहां पे ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बोल रहा है? अनबायस्ड व्यू बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड. क्लियर एकदम? सो आपने रिव्यू किसका करवाना है? सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का. एग्जाम्पल लिखे अपन ने, बराबर है. द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट एंड द रिस्क दैट द रिपोर्ट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस. जितनी चीजें कॉम्प्लेक्स है, जितना आपने को लगता है शायद मैं ओपिनियन मेरा गलत हो रहा है, उतना ज्यादा मैं क्या कराऊंगा? भाई एक बार तू देख ले, रिव्यू कर ले. बराबर है. द रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर. केस स्टडी के लिए क्वेश्चन आएगा ये, ट्रू एंड फॉल्स के लिए क्वेश्चन आएगा ये. बाय कंडक्टिंग द रिव्यू इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर. ट्रू और फॉल्स तो यू नो. तो अपन रिव्यू क्यों कराना वो लिखाएंगे, सब कुछ लिखेंगे और फिर ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे कि सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का रिव्यू होगा बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट. जितना कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा रिव्यू, जितना रिस्क ऑफ रिपोर्ट बीइंग नॉट अप्रोप्रिएट वो रिव्यू. बट देन द कंक्लूजन विल राइट, हाउएवर द रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर. क्लियर एकदम? यस सर. एनीवन एनी क्वेरी? चल रहा है बढ़िया एकदम. सो ये हो गया अपना रिव्यूअर के लिए. रिव्यूअर में और एक पॉइंट क्या बोलता है दोस्त? इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द listed entities in respect of other engagement the firm should devise a criteria कि आपको करवाना है या नहीं. बट लिस्टेड एंटिटीज के लिए ऐसा एक रिव्यूअर होना तो जरूरी है. क्लियर है एकदम? यस. सो ऐसे आपको अपने चार्ट में आपको दिख रहा है ऐसे 3 पॉइंट्स अपन ने एक एक बॉक्सेस बनाए ऐसे, तो वो पॉइंट्स आपको समझ में आए कि अपने को लिखना क्या है एग्जाम में. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला? कंसिस्टेंसी. सेकेंड पॉइंट हमने क्या बोला? कंसल्टेशन. थर्ड पॉइंट रिव्यू. उसके बाद नेक्स्ट अभी वो क्या बोलता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब जो मुझे जो लग रहा है और आपको जो लग रहा है. जैसे अभी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसके किसके बीच में हो सकता है? कंसल्टेशन लिया था अपन ने ना अभी वो इधर ही है ना अपन अभी एसक्यूसी में. तो जॉइंट ऑडिट में कहां जा रहा? कंट्रोल. यही होता है एग्जाम में. हम लोग सब पूरा इधर है ना ऐसे खिचड़ी बना देते हैं, जो आता वो लिखते, जो पूछा है वो नहीं लिखते. सो दैट इज वाई वी लूज मार्क्स. सो इधर क्या हो सकता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किधर हो सकता है? कि बिटवीन द पर्सन्स हु हैव टेकन द कंसल्टेशन. बराबर कि नहीं? मैंने कंसल्टेशन लिया विद इन द फर्म, तो तुम्हारा ओपिनियन कुछ अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है. भाई ये क्या हो गया? डिफरेंस हो गया. या हमने एक्सटर्नल कंसल्टेशन भी लिया था हमने, बराबर है. या रिव्यूअर और मेरे बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है. रिव्यूअर बोल रहा है अलग, एंगेजमेंट पार्टनर बोल रहा है अलग. बराबर है कि नहीं? हाँ. तो इसीलिए वो क्या कहता है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कि देयर कैन बी व्हाट? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द एंगेजमेंट टीम एंड दोज कंसल्टेड एंड बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. दिख रहा है क्या आपको? तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो क्या? तो बोलता है भैया रिपोर्ट तभी देंगे जब ये डिफरेंस जो है ये रिजॉल्व होगा तब.
सॉल्व करो इसको आप, ठीक है ना। इन केस recommendations of engagement quality control reviewer are not accepted by engagement partner and matter is not resolved to the reviewer's satisfaction, the matter should be resolved by following the procedures of the firm. कि अब भाई रिव्यूअर और पार्टनर दोनों भिड़ गए, अब वो सॉल्व भी नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करें भाई, बाकी के पार्टनर को भी बुलाओ, अभी इसको कैसे निपटाना है अभी तुम ही डिसाइड करो। सो जो फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर है उसके हिसाब से काम करेंगे। लाइक बाय कंसल्टिंग विद अनदर प्रैक्टिशनर जो हमारे फर्म में है, या दूसरे फर्म को पूछो या एक्सपर्ट्स को पूछो, बराबर है, उसके हिसाब से आप क्या कीजिए दोस्तों, ये रिजॉल्व करो। गुड है एकदम। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट इसको आपने निपटाना है बिफोर व्हाट, इशूइंग द रिपोर्ट, इतना ध्यान में रखना। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किन में हो सकता है ये भी आपको समझ में आ चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बहुत शानदार। सो यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट पॉइंट ये बोलता है किसके बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ये बहुत सी बार अपने को इसके अंदर पूछा जाता है एमसीक्यूज में, ट्रू एंड फॉल्स में। बिसाइड्स द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट दे शुड असेंबल, ये हम लोग वापस जो चैप्टर नंबर 6 है अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग दोबारा से। तो हमने क्या करना है, असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल ऑन टाइमली बेसिस, असेंबली करना है। अब असेंबली करना है मतलब क्या, मैंने सेल्स एरिया चेक करा, उसके कुछ क्वेरीज थी, मैंने इंटरनल कंट्रोल के बारे में अंडरस्टैंडिंग लिया, उसका पेपर बनाया मैंने, ठीक है ना। तो ये सब जो मैंने जानकारी ऑडिट करते दौरान मैंने अक्यूमुलेट करी है, उसका स्कैटर्ड अलग अलग पेजेस थे ना उसके, कॉल्ड एज द ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, वर्किंग पेपर्स और ऑल्सो नोन एज द वर्क पेपर्स, तो अलग अलग पड़े हुए थे। अब क्या करना है, मेरे को ऑडिट खत्म होने के बाद उसको सबको क्या करना है, असेंबल करना है। एवेंजर्स कैसे असेंबल होते हैं, वैसे वर्किंग पेपर्स क्या करना है अपने को, असेंबल करना है। कब करना सर, तो बोलता है ऑन टाइमली बेसिस। अरे सर टाइम बताओ ना, तो वो बोलता है आगे पढ़े, विद इन नॉट मोर देन 60 डेज। बट इंपॉर्टेंट क्या है ना, हर बच्चा ध्यान में रखता है 60 डेज। एग्जाम में एमसीक्यू आता है और वो पूछता है फ्रॉम वेयर, आई बात समझ में। सो वो बोलता है आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड अदर केसेस में एज अप्रोप्रिएट। तो जैसे आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया ना, तो 60 दिन के अंदर आपने क्या कर लेना है दोस्त, असेंबली करना है। तो हमने उसके लिए टाइमलाइन बनाया आपके लिए, आपने देखा क्या, आपने ऑडिट रिपोर्ट दिया, वो जो ग्रीन लाइन है वो क्या कहता है, वो उसमें आपने 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपने असेंबल कर लेना है। क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं फटाफट। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड बी डिजाइन टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिट्रीवेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब समझो, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ये एंगेजमेंट पेपर्स जो है ना, ये किसी के हाथ में नहीं आने चाहिए। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, ये किसी के हाथ में नहीं आना चाहिए, ये कॉन्फिडेंशियलिटी। सेकेंड पॉइंट इसके लिए मतलब एक तो किसी को दिखाओ मत, किसी को बताओ मत, नहीं ले चोरी होने से भी बचाओ इसको, सेफ कस्टडी। थर्ड पॉइंट कहता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मतलब, इंटीग्रिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मतलब इट शुड बी एज इट इज। यहां पे ऑनेस्टी नहीं बोलेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे, एज इट इज। समझते हो एज इट इज मतलब, जैसा रिकॉर्ड किया है वैसा ही वो वापस रिट्राइव होना चाहिए, वो अल्टर टैंपर नहीं होना चाहिए। क्लियर है, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्राइवेबिलिटी, दैट इज सिंपल। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए, बट वो कैसे होने चाहिए आपको, एक्सेसिबल, रिट्राइवेबल, सेफ कस्टडी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ रेगुलेशन, आप सबको पता है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, द ऑडिटर, बराबर कि नहीं। क्या वो किसी और को दे सकता है, यस, बट इट डिपेंड्स अपॉन हिज डिस्क्रिशन, इट इज हिज चॉइस, बराबर कि नहीं, देना या नहीं। क्लियर है एकदम, इट इज एट हिज चॉइस। लास्ट क्या लिखा हुआ है, इन द स्पेसिफिक केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स द रिटेंशन पीरियड इज नो शॉर्टर देन, नो शॉर्टर देन मतलब मिनिमम
कम से कम 7 साल तक आपको मेंटेन करना है। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? यस, ओके। सो ये अपना पॉइंट खत्म हो गया। कौन सा बच्चों? भाई साहब, याद नहीं है आप लोगों को? कहां है हम लोग? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। गाइस कम ऑन, ऐसा मत करो, चोट हो गई आपके साथ, ऐसा नहीं करना है ना। तो कौन से पॉइंट्स पढ़े हमने एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में? मेरी आंखों में आंखें डाल के, नो बुक। चलो बोलो। सबसे पहले मालूम नहीं, कंसिस्टेंसी। सेकंड कंसल्टेशन, देखा था ना वो ड्राइंग, इसीलिए बनाया था वो। थर्ड पॉइंट रिव्यू, फिर उनमें होगा डिस्प्यूट नहीं बोलने का, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फिर डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर है? लास्ट पॉइंट मॉनिटरिंग। सो द फर्म शुड एंश्योर दैट policies and procedures relating to the system of quality control, मतलब वो पूरे policies procedures जो A B C D E, those were the entire policy and procedure ना, should be relevant, adequate, operating effectively and complied with in practice। मतलब जो भी आपने वो ऊपर 5 पॉइंट लगाए वो relevant होने चाहिए, adequate होने चाहिए, वो काम भी करने चाहिए, और इन एक्चुअल उसको लोगों ने कंप्लाई भी करना चाहिए। समझा क्या बात को? तो इसके लिए क्या बोलते हैं अपन? मॉनिटरिंग करेंगे। क्लियर है? वो बातें ध्यान में रखना है अपने को। बोलो, देखो, बोलो, आप भूल गए। रिलेवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विथ इन प्रैक्टिस। सच पॉलिसी शुड इंक्लूड एन ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवैल्यूएशन, बराबर है, इंक्लूडिंग पीरियोडिक इंस्पेक्शन। मतलब ऑनगोइंग मतलब ऑन द गो, कंटिन्यूअस बेसिस पे। ऐसा नहीं कि पूरा ऑडिट होने के बाद हम लोग चेक करेंगे, या पूरा अश्योरेंस एंगेजमेंट होने के बाद चेक करेंगे कि सब बराबर है या नहीं। हमको वो कब करना चाहिए? साथ में ही करना चाहिए इवैल्यूएशन, कि वो रेलेवेंट, एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस है या नहीं है। नहीं तो पूरा काम हो गया, उसके बाद रिव्यू करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि वैसा सही में हुआ क्या जैसा सोचा था, फिर उसके बाद पता चला अबे यार हमने तो सब गड़बड़ कर दिया, फिर क्या करेंगे? समय गया, फिर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, फिर आपके ऊपर होगा सू केस। अरे स्यू करेंगे, सही। ओके, सो ये हो गया अपना SQC1। सही है क्या एकदम? कितने पेज पढ़े हमने आज? ज्यादा नहीं पढ़े। 1 2 3 4 5 4.5। वेरी गुड, सही है ना एकदम? कल आएंगे और कल हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? SA 220। इधर एक लाइन क्या लिखा हुआ है देखो, इट इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट? SQC1। तो जो आज हमने पढ़ा ना, आज आप लोग क्या करेंगे? घर जाके उसको ईमानदारी से पूरा A to Z एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना? चार्ट सामने रखेंगे। क्लियर है एकदम? फिर इसके बाद हम लोग ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ऐसे इधर भी वही पॉइंट्स है ऑलमोस्ट, ठीक है ना? उसके अंदर कंटेंट भी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही है। सो अपन क्या करेंगे, इसका भी, ये देखो दिख रहा है कैसे, ऐसा खूबसूरत इसका भी ऐसा अपन ने क्या बना के रखा है, ऐसे समरी बना के रखा है अपन ने। क्लियर एकदम? सो वो हम लोग लिखेंगे और फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे, तो शायद कल हाफ एन आवर के अंदर ये अपना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सो ये चैप्टर फिर अपना खत्म हो जाएगा, तो 2 चैप्टर खत्म हो गए। 11 चैप्टर में के 2 चैप्टर खत्म हो गए। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना? तो कल आपको मॉड्यूल 1 भी लेके आना है, तो कल 2 मॉड्यूल कैरी करने पड़ेंगे बेचारे, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।